नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, यहाँ से ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिस तरह टेंस एरर, यानी टेंसेस के अंदर जो एरर होते हैं टेस्ट में यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज SST 2022 में आई थी यहाँ से। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे पास पोएम है ड्रीम्स, जो कि लिंगस्टन ह्यूज ने लिखा है। ठीक है, तो उसका जो एक्सरसाइज है उसमें पहला टॉपिक हमारे पास है ग्लोसरी। ग्लोसरी में वर्ड्स मीनिंग होते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट मजबूती से पकड़ना, यानी होल्ड समथिंग टाइटली एंड फर्मली, मजबूती से पकड़ना। बैरन बंजर, फील्ड खेत, फ्रोजन मुंजमद जमाया हुआ। तो ये हमारे पास पोएम है, शॉर्ट पोएम है, 2 स्टेंजास है इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हमारे पास कम है। ठीक है, लेकिन ग्रामर का पोर्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं कि जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है इनकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यानी ट्रांजिटिव वर्ब को जब सेंटेंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद हम ऑब्जेक्ट को जरूर इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा इनके बाद। यानी ऑब्जेक्ट इसके लिए इतना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता ऑब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास कौन से वर्ब होते हैं? डोंट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये खुद मीनिंग कंप्लीट करता है। ठीक है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस है, इसमें एक सेंटेंस ऐसी है कि जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यानी 3 सेंटेंसेस के अंदर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। यहाँ पे है आई जॉग, आई जॉग सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे पास क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। द चाइल्ड गगल्स, द चाइल्ड गगल्स, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। शी सॉब्स, शी सॉब्स, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट वर्ब है। तो ये 3 हमारे पास क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने देखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब मैंने देखा, मैंने किया देखा, अ मूवी। अब मूवी के बगैर यानी ऑब्जेक्ट के बगैर इस वॉच का मतलब पूरा नहीं है। यहाँ पे सवाल उठता है कि मैंने क्या देखा। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने फिल्म देखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब कि जो ऑब्जेक्ट लेता हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारे पास ऐसी सेंटेंस है कि जिसके अंदर हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यानी इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे 3 हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आया होगा। एक ऐसे सेंटेंस होगा कि जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, यानी डज नॉट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक सेंटेंस आप चूज करें कि जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो। ठीक है, ही प्रेजेंटेड अ बुक वे, अब यहाँ पे ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ही वेव्ड हिज आर्म, ये ऑब्जेक्ट है। शी अंडरस्टूड माई क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट है। She loved heartily, heartily, ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, she loved heartily, ये हमारे पास एडवर्ब है, और ये जो हमारे पास वर्ब है ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब, कि जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब ना हो। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, अब ये सेंटेंस है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। चूज द सेंटेंस दैट हैव एन इनट्रांजिटिव वर्ब, कि जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब हो। दे वर क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, दे वर क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, अब यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास ऐसी सेंटेंस है कि जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, कि जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब, कि जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब ना हो। ठीक है, आसमा शाउटेड इन द क्लास, आसमा शाउटेड इन द क्लास, अब ये हमारे पास ऐसी सेंटेंस है कि जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन इनट्रांजिटिव
इनट्रांजिटिव वर्ब कि जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब ना हो। द स्टूडेंट इज आंसरिंग क्वेश्चंस, द स्टूडेंट इज आंसरिंग क्वेश्चंस, यानी ये ऐसी सेंटेंस है कि जिसके अंदर इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। बाकी जितनी भी सेंटेंसेस है इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे सेंटेंसेस दी है, कौन सी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और कौन से में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होती क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये दोनों वर्ब के फॉर्म है, ठीक है। एक हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी वर्ब थर्ड फॉर्म, और एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राइट द वर्ब इन पैरेंथेसिस इन द करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको वर्ब दिए हैं, ठीक है। ये वर्ब है, इनको आपने करेक्ट फॉर्म में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं या पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं तो इनसे आपने इनको फिल करने हैं, ठीक है। ये जो एमसीक्यूज है ये एसएसटी 2022 में आई थी। यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर बाय द बेस्ट कुक इन द टाउन, द मील वाज शेयर पोएट्री। अब क्या है, प्रिपेयर बाय द बेस्ट कुक इन टाउन, ये पैसिव फॉर्म है, तो पैसिव फॉर्म में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट कुक इन टाउन, ओके। आफ्टर स्टडीइंग ऑल डे, आफ्टर स्टडीइंग ऑल डे, ये क्या है हमारे पास फ्रेज है, ठीक है, जेरंड फ्रेज है। स्टडीइंग ऑल डे हर हेड वाज एकिंग इन द इवनिंग, तो यहाँ पे स्टडीइंग आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। लाइंग ऑन द सोफा दे वर वाचिंग टीवी, लाइंग ऑन द सोफा दे वर वाचिंग टीवी। अब ये कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि हम कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये करना है। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड टू हियर द न्यूज, everybody was shocked to hear the news। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। Before leaving the house I always check if the lights are switched off before leaving the house। अब यहाँ पे leaving क्या है, ये जेरंड फ्रेज है, before leaving the house यानी घर निकलने से पहले। leaving the house घर निकलने से पहले क्या करता हूँ मैं हमेशा लाइट्स चेक करता हूँ कि बंद है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन। आपने क्या करना है, आपने पार्टिसिपल को यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, इनको आपने इस्तेमाल करना है और इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना है, एक सेंटेंस बनाना है आपने इससे, ठीक है। पहला आपके लिए किया गया है वी मेट अ बॉय, एक सेंटेंस है। ही वाज कैरिंग अ हैवी बैग, ये दूसरी सेंटेंस है, ठीक है। इसको किस तरह मिलाया है, वी मेट अ बॉय कैरिंग अ हेवी बैग। अब क्या है, वी मेट अ बॉय, ही वाज और एस डॉट को यानी फुल स्टॉप को यहां से हटाया है, ठीक है। कैरिंग को इस्तेमाल किया है यहाँ पे इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द हाउस वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स, इट लुक ब्यूटीफुल, ये दो सेंटेंसेस है। आपने यहाँ क्या करना है, इट और फुल स्टॉप को यहाँ से निकालना है और लुक्ड जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसको आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इनसे आपने इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने हैं। द हाउस वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स लुक ब्यूटीफुल, ओके। द रोबर्स सा द पुलिसमैन दे रन अवे, दो सेंटेंसेस है। अब इसको आपने एक किस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे जो सा है इसको आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगाना है, ठीक है, यानी सीइंग, सा से सी बन जाएगा, आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। सीइंग द पुलिसमैन द रोबर्स रन अवे, सीइंग द पुलिसमैन द रोबर्स रन अवे। अब यहाँ पे ये दे और ये फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा, ठीक है। सीइंग द पुलिसमैन द रोबर्स रन अवे, एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई फाउंड द डोर ओपन आई वेंट इनसाइड, दो सेंटेंसेस है। इसको आपने एक कैसे करना है, फाउंड को आपने फाइंडिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाना है। फाइंडिंग द डोर ओपन आई वेंट इनसाइड, फाइंडिंग द डोर ओपन आई वेंट इनसाइड, यहाँ पे इस फुल स्टॉप और इस आई को आपने निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है द पुलिस सा द बॉडी इट वाज फ्लोटिंग डाउन द रिवर। अब इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान आपने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में से एक लगाना है और इनसे आपने एक सेंटेंस बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है, ठीक है। ये सेंटेंस मैं कमेंट बॉक्स में ये चेक करूंगा, ठीक है, कि किसने सही की है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है द क्लास, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 में मैंने आपको बताया था कि ये हम यहाँ टच करते हैं, मजीद डिटेल से हम आगे क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए आज क्लास 10 के अंदर इनको मजीद डिटेल से समझते हैं कि क्लास हमारे पास क्या है और क्लास के टाइप्स हमारे पास क्या है, क्लास किस तरह बनता है और क्लास के टाइप्स किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए डिटेल से समझते हैं। क्लास के हमारे पास 3 टाइप्स है, ठीक है। मेन क्लास के जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास
की जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, रिलेटिव एंड नाउन क्लास की जिसे हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है। एवरी क्लॉज हैज एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हर क्लास के अंदर, अब ये बेसिक डेफिनेशन है हर क्लास का, ठीक है। हर क्लास के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब जरूर होगा, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हर क्लास के अंदर जरूर होगा, ठीक है। मेन क्लासेस क्या होते हैं? एवरी मेन क्लास विल फॉलो दिस पैटर्न। हर मेन क्लास ये पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर होगा, इनसे मेन क्लास बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ये तमाम क्लासेस के अंदर होगा। सब्जेक्ट और वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट। ये चीज यूनिक है मेन क्लास में कि मेन क्लास हमें कंप्लीट थॉट देगा, मुकम्मल मीनिंग देगा। यानी मेन क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा और ये हमें मुकम्मल मीनिंग देगा। ये डेफिनेशन है मेन क्लास का और ये स्ट्रक्चर भी है, यानी इससे हम मेन क्लास बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ये हमें मुकम्मल मीनिंग देगा। तो आइए एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं इनको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास है, लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन। अब ये हमारे पास क्या है? मेन क्लास है। लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, एंड देन कंप्लेन हमारे पास वर्ब है। यानी ये सब्जेक्ट है और कंप्लेन ये वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे मौजूद है। वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। अब ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये हमारे पास मेन क्लास है। यहाँ पे वाटर जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, स्पिल्ड एंड स्प्लैश्ड ये हमारे पास वर्ब्स है, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट है और स्पिल्ड एंड स्प्लैश्ड ये दो हमारे पास वर्ब है। माई केट लव्स मिल्क, माई केट लव्स मिल्क, यहाँ पे केट सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो अहम बात है याद रखने का वो ये है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेन क्लास, कि हर सेंटेंस के अंदर कम से कम एक मेन क्लास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। यानी हर सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लास जरूर होगी, ठीक है। मेन क्लास के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट थॉट होगा, मुकम्मल मीनिंग देगा, और हर सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। आइए इनको समझते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास हमारे पास क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लास विल फॉलो दिस पैटर्न। सबऑर्डिनेट क्लास ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, यानी इनसे सबऑर्डिनेट क्लास हमारे पास बनेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएगा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हर क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, ठीक है, जरूर होगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट, ये हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा। यानी मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास में ये डिफरेंस है कि वहां पे हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होगा और वो हमें कंप्लीट मीनिंग देगा। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा और ये हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। व्हेनेवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन, whenever lazy students complain, यहाँ पे whenever क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, स्टूडेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट है, कंप्लेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे whenever सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और स्टूडेंट हमारे पास सब्जेक्ट है, एंड देन कंप्लेन हमारे पास वर्ब है, और इन सब को मिला के ये हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। whenever lazy students complain, जब भी लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन करता है तो फिर क्या होता है, यानी क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पे ये हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, ओके। एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एज जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वाटर हमारे पास सब्जेक्ट है, स्पिल्ड एंड स्प्लैश्ड ये हमारे पास वर्ब्स है। बिकॉज माई केट लव्स मिल्क, क्योंकि मेरी बिल्ली दूध पसंद करती है, ओके। बिकॉज यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, केट यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड लव्स यहाँ पे वर्ब है। यानी सबऑर्डिनेट क्लासेस जितनी भी है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होंगे और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएगा और वो हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट सबऑर्डिनेट क्लासेस इज दैट दे कैन नेवर स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पे जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट
पॉइंट को नोट करना है, याद रखना है, वो ये है कि सबऑर्डिनेट क्लासेस जितनी भी है, जिनको हम डिपेंडेंट क्लासेस कहते हैं, ये कभी हम अलहदा यानी अकेले इनको हम नहीं लिखते। कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अलहदा नहीं आ सकते, इनको हम अलहदा नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनकम्प्लीट थॉट होते हैं। अगर इनको हम अलहदा लेके, अलोन लेके, तो ये हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, To complete the thought, you must attach each subordinate class to a main class. यानी thought को complete करने के लिए, meaning को complete करने के लिए आपने क्या करना होगा? आपने हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास को आपने अटैच करना है मेन क्लास के साथ ताकि इनका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। सबऑर्डिनेट क्लास को हम कभी भी अलहदा, अकेले, अलोन नहीं लिखते क्योंकि इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट मीनिंग ये देता है जिस तरह हम डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इनको जब हम अकेले लिखते हैं ये हमें कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देता। अकेले लिखने का फिर फायदा क्या? इनको हम इंडिपेंडेंट क्लास यानी मेन क्लास के साथ हमेशा क्या करते हैं? अटैच करते हैं। ठीक है, जनरली द पंक्चुएशन लुक्स लाइक दिस। पंक्चुएशन का जब हम इस्तेमाल करते हैं यानी जब हम सबऑर्डिनेट क्लास और मेन क्लास को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ऐसे पंक्चुएशन हम इस्तेमाल करते हैं। पहले मेन क्लास जब आता है तो उसके बाद हम कामा का इस्तेमाल नहीं करते, नो पंक्चुएशन यानी कामा। उसके बाद हम सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल करते हैं। जब पहले मेन क्लास आएगी तो बीच में यहाँ पे कॉमा नहीं आएगी। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास जब हम पहले इस्तेमाल करते हैं तो बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आखिर में मेन क्लास आएगी। अब आइए इनको एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं। whenever lazy students complain, अब यहाँ पे whenever से स्टार्ट हुई है तो सबऑर्डिनेट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो whenever यानी सबऑर्डिनेट क्लास पहले है। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। whenever lazy students complain, यहाँ पे कॉमा आया है। ठीक है, मिसेज रमीज थ्रोस चाक इरेजर एट देयर हेड्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास मेन क्लास है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है और यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आमिर रेन फॉर द पेपर टॉवल्स एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। अब यहाँ पे क्या है? एज वाटर स्पिल्ड, ये हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुई है और मेन क्लास जो है ये यहाँ पे स्टार्ट में है। जब हम मेन क्लास को पहले इस्तेमाल करते हैं तो बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी जब पहले मेन क्लास का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास जब आएगी बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास पहले आई है तो बीच में हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, शी नेवर कैचेस रेट, यहाँ पे ये मेन क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लासेस को हम एडजेक्टिव क्लासेस भी कहते हैं। A relative class will begin with a relative pronoun. Relative class को हम relative pronoun से शुरू करते हैं, such as who, whom, whose, which or that. ये हमारे पास relative pronoun है। और a relative adverb, या हम relative adverb से इनको स्टार्ट करेंगे, when, where और why। ये हमारे पास relative adverb है। ठीक है, the patterns look like these, इनके patterns इस तरह होंगे। ठीक है, यानी इनके जो structures हैं कि हम relative classes को किस तरह बनाएंगे। relative pronoun और एडवर्ब, पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे जिस तरह ये है। ठीक है, इनमें से एक को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ये हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर इनका ये है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये जो है हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, पहले हम इनको इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का यानी क्लास का, रिलेटिव क्लास का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ये हमारे पास इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, तो ये दो इनके पैटर्न्स है, इनके स्ट्रक्चर्स है। आइए इनको यहाँ इन सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में समझते हैं और इन पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास सेंटेंस है, whom Mrs. Ramiz had in the head with a chalk eraser। अब यहाँ पे क्या है? whom हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, whom रिलेटिव प्रोनाउन है, मिसेस रमीज ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हेड हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर whom रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ये है और हेड हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक रिलेटिव क्लास है। ओके, that had spilled over the glass and splashed onto the counter। अब यहाँ पे that हमारे पास क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, had spilled, splashed ये हमारे पास
वर्ब है, ठीक है। यानी यहाँ इस क्लास के अंदर हमारे पास दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट वर्ब है, ठीक है। दैट के बाद हेड, स्पेल्ड एंड स्प्लैश्ड, ये दोनों वर्ब इस्तेमाल हुई हैं। तो दैट हमारे पास यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। हु लव्स मिल्क, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, लव्स यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हमने क्या किया है, वर्ब को इस्तेमाल किया है। लाइक सबऑर्डिनेट क्लासेस, रिलेटिव क्लासेस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंसेस। जिस तरह सबऑर्डिनेट क्लासेस को हम अकेले नहीं लिखते, उसी तरह हम रिलेटिव क्लासेस को हम अकेले नहीं लिख सकते, ठीक है, एज अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी हमारे पास कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। यू मस्ट कनेक्ट देम टू मेन क्लासेस टू फिनिश द थॉट। आपने क्या करना होगा, इसको हमेशा मेन क्लास के साथ अटैच करना होगा, कनेक्ट करना होगा, टू फिनिश द थॉट, यानी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लुक एट दीज रिविजन्स ऑफ द रिलेटिव क्लासेस अबव। अब आइए इन पर रिवीजन करते हैं, रिवीजन को देखते हैं। यहाँ बुक में की है, द लेजी स्टूडेंट्स whom Mrs. Ramiz hit in the head with a chalk eraser soon learn to keep their complaints to themselves. अब यहाँ पे क्या है, the lazy students whom Mrs. Ramiz hit in the head with a chalk eraser, ये हमारे पास relative clause है, adjective clause है, क्योंकि इन्होंने इस noun को modify किया है, ठीक है। और इसके अंदर ये हमारे पास relative pronoun है, ये हमारे पास subject है और hit हमारे पास verb है, ठीक है। इन दो पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। पिछले जो रूल्स हमने पढ़े उनको अप्लाई करें और यहाँ पे आप इन पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। पंक्चुएटिंग रिलेटिव क्लासेस कैन बी ट्रिकी। रिलेटिव क्लासेस के अंदर पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना ये ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। यू मस्ट डिसाइड इफ द रिलेटिव क्लास इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आपने ये फैसला करना होगा कि जो हम रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। एंड देन यूज कॉमास अकॉर्डिंगली, और फिर उसके मुताबिक आप कॉमा का इस्तेमाल करें। एसेंशियल रिलेटिव क्लासेस डू नॉट रिक्वायर कॉमास। जो हमारे पास ज़रूरी रिलेटिव क्लासेस होते हैं उनमें हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते। अ रिलेटिव क्लास इज एसेंशियल व्हेन यू नीड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। रिलेटिव क्लास कब ज़रूरी होती है और कब नहीं होती? वो रिलेटिव क्लास ज़रूरी होती है कि जिनके अंदर जो मालूमात होते हैं, जो हमें मालूमात प्रोवाइड करते हैं, वो मालूमात हमें ज़रूरत होती है, यानी उन मालूमात की हमें ज़रूरत होती है। द रिलेटिव क्लास बिकम्स नॉन एसेंशियल। रिलेटिव क्लास हमारे पास गैर ज़रूरी बन जाती है। एंड डज रिक्वायर कॉमास टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी रिलेटिव क्लास जब हमें वो मालूमात दे कि जिनकी हमें ज़रूरत ना हो, वहाँ पर उन सेंटेंस के अंदर हमें ज़रूरत ना हो मालूमात की, वो प्रोवाइड करे, तो वो हमारे पास नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लास होती है। और इनको हम मजीद सेंटेंस से, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जुदा करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द सेंटेंसेस एंड डिसाइड इफ द बोल्ड वर्ड्स फॉर्म अ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और रिलेटिव क्लास। आपने ये बताना है, यानी यहाँ पे हम डिटेल से इस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, और उसके बाद रिलेटिव क्लास यानी एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। ये हम डिटेल से समझ चुके, इनके स्ट्रक्चर्स हमने डिटेल से पढ़े। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पे जो बोल्ड वर्ड्स दी है इसको आपने फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या फिर रिलेटिव क्लास है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे की है। लेकिन अगर आप इन 10 सेंटेंसेस पर, इन 10 क्लासेस पर आप प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहेगा, ठीक है। जैसे कि ताहिर डिड हिज वर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। अब यहाँ पे क्या है, ताहिर डिड हिज वर्क, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे बिफोर ही वेंट टू बेड ये हमारे पास डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुई है, ठीक है। बिफोर ही वेंट टू बेड यानी बेड जाने से पहले, बेड जाने से पहले वो क्या करता है, ये हमें इनकम्प्लीट थॉट भी देता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से भी शुरू हुई है। ताहिर डिड हिज होमवर्क, ताहिर ने अपना होमवर्क किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि ये हमें मुकम्मल मीनिंग देता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इन सब पर खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जहां कंफ्यूजन हो तो फिर आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 4, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यूनिट 4 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनमें सबसे पहला है ग्लोसरी, ठीक है। ग्लोसरी में हम वर्ड्स मीनिंग सीखते हैं। रेंचेस,
रेंचेस माल मवेशी पालने के फार्म, यानी माल मवेशी पालने के जो बड़े फार्म होते हैं उसे रेंचेस कहते हैं। कैटास्ट्रफी तबाही, आफत को कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोसीन एपोक इंसानी कामों का माहौल पर असर, यानी इंसान जब ऐसे काम करते हैं कि जिनका माहौल पर बड़ा गहरा असर पड़ता है तो उसे एंथ्रोपोसीन एपोक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गार्बेज माउंड, कूड़े का ढेर, पेस्चर चरागाह, जहां पर लोग माल मवेशी चराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हैबिटाट कुदरती रिहाइशगाह, यानी जहां पर जानवर रहते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनाव, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच मेक अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, यानी एक माहौल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानवर या मुख्तलिफ किस्म के पौधे जब रहते हैं, एग्जिस्टेंस मौजूद होते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस यानी ऐसे गैसेस कि जो हमारे माहौल को आलूदा करते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लॉग बंद करना, रोक देना। डिफोरेस्टेशन जंगलात की कटाई। एरेबल काबिल काश्त, यानी ऐसी जमीन जिस पर फसल उगाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है अर्बनाइजेशन शहरी आबादी में इजाफा, यानी जब हम टाउन स्ट्रीट्स एंड फैक्ट्रीज बनाते हैं, एक इलाके से हम शहर बनाते हैं, ठीक है, उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन सनती तरक्की, यानी जब हम कारखानों के अंदर सनतों के अंदर तरक्की करते हैं, ठीक है, तो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आइडेंटिफाई देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देन यूज देम इन योर सेंटेंसेस टू मेक देयर सेंस क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या करने हैं, 3 काम अपने करने हैं इन अल्फाज के साथ। एक तो इनके मीनिंग आपने ढूंढने हैं, दूसरे इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने ढूंढने हैं, एंड तीसरे आपने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंसेस पर आपने खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। विविड का मतलब वाज़ेह, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ड्वेल का मतलब रहना, वर्ब है। डिटेरियोरेटेड खराब करना, तबाह, ये वर्ब है। पास्चर चरागाह को कहते हैं, ठीक है, ये नाउन है। लॉगिंग आराकशी, ये नाउन है। माइग्रेशन हिजरत को कहते हैं, ये भी हमारे पास नाउन है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, यहाँ से ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिस तरह टेंस एरर, यानी टेंसेस के अंदर जो एरर होते हैं टेस्ट में यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज SST 2022 में आई थी यहाँ से, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द टेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स, आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है और जो टेंस आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में बताया है उन टेंस में आपने इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करनी है, ठीक है। जिस तरह पहला है ही विल डू हिज वर्क विद डिलिजेंस, अब ये क्या है, ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आपने सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको आपने सिंपल प्रेजेंट में लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा है ही डज हिज वर्क विद डिलिजेंस, ही विल डू हिज वर्क विद डिलिजेंस, he does his work with diligence। सेकंड क्या है, I followed his instructions, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, I followed his instructions, इसको आपने सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। I के साथ will आएगा, I will, और followed से follow आएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, I will follow his instructions, ओके। तो सिंपल पास्ट से सिंपल फ्यूचर बन गया। That will be interesting, इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है, ठीक है। इस पर आप ऐसा करें कि इस पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। टेंसेस तो इंशाल्लाह आपने मास्टर किए होंगे, इस पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं टेंसेस पर एक अलहदा वीडियो डिटेल से बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब दिए है पैरेंथेसिस में, ठीक है। इसके करेक्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के जो यहाँ पे आता है आपने उनको लगाना है। माई friend Hashim has always been fat, but things got so bad recently that he decided to go on a diet। अब यहाँ पे recently decided यानी past की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे काम के बारे में बात कर रहा है जो past में हुआ है, यानी ये काम हाशिम ने किया है, हाशिम के साथ ये काम हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, past tense की जब हम बात करते हैं तो हम second form of verb का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। But things got so bad, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, get से got बना है, ठीक है। begin से began,
राइट से रूट, आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये जो बोलने वाला है कि माय फ्रेंड हाशिम, कि हाशिम के साथ ये हुआ है, ठीक है, हाशिम ने ये किया है, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये जो स्टोरी बयान कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये काम हाशिम ने किया है। तो जो काम किया है पास्ट की बात होगी, तो वहां पे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए की है, आप ये स्टोरी अच्छी तरह पढ़े, मैंने यहाँ पे आपके लिए फिल की है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्लास 9 के अंदर ये दोनों हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनसे हम क्या काम लेते हैं और ये क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हो चुके हों और प्रेजेंट तक अभी तक वो काम हो रहे हों, ठीक है। पास्ट में शुरू हो चुके हो और अभी तक वो काम हो रहे हो, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये डेफिनेशन है इस टेंस का, ठीक है, कि ऐसे काम के जो पास्ट में शुरू हो चुके हो और अभी प्रेजेंट तक वो काम हो रहे हो। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन ये है कि ऐसा काम के जो पास्ट में शुरू हो चुका हो और पास्ट में खत्म भी हो चुका हो, प्रेजेंट तक वो काम नहीं आया हो, तो ऐसे कामों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब एक काम पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी तक जारी है, उसको जब हम बयान करेंगे तो इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और एक वो काम कि जो पास्ट में शुरू हो चुका है, पास्ट में खत्म भी हो चुका है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। आई लव दिस राइटर्स बुक, आई लव दिस राइटर्स बुक, आई हैव बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स। अब यहाँ पे क्या है, आई लव दिस राइटर्स बुक, यानी इस राइटर्स की जो बुक है ये मुझे बहुत पसंद है। आई हैव बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स, मैं कई सालों से इसको पढ़ता आ रहा हूं, अब अभी तक मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, बीच में ये काम स्टॉप नहीं हुआ है, यानी ये इनके जो बुक्स है ये मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आपने आई हैव बीन लगाना है, ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग, यानी इस राइटर्स की जो बुक है उनको जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तो ये काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अभी तक ये काम जारी है, मैं अब भी इन बुक्स को पढ़ता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। His clothes were dirty because he, अब यहाँ पे क्या है, his clothes were dirty, उनके कपड़े वो गंदे थे, were dirty गंदे थे, अब गंदे नहीं है, ठीक है, were dirty पहले गंदे थे, because he has been working, had been working in the garden। अब यहाँ पे क्या है, आपने इसको देखना है कि उसके कपड़े गंदे थे, अभी गंदे नहीं है, यानी उन्होंने बाग में काम किया था तो उसकी वजह से कपड़े गंदे हुए थे, अभी गंदे नहीं है, अभी वो साफ हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा काम के पास्ट में शुरू हो चुका था और पास्ट में खत्म भी हो चुका है, तो वहां पे आपने हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, वी हैड बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस। अब यहाँ पे क्या है, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, तो अभी तक आप कहाँ थे, ये काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका था कि आप गायब हो चुके थे, अभी तक आप गायब थे, यानी प्रेजेंट तक ये काम जारी था, अभी आप कहाँ थे, तो आप क्वेश्चन करते हैं, अभी करते हैं ना, अभी आप उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे, तो आपने हैव बीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ही हैजंट डिसाइडेड ऑन अ करियर येट बट ही हैज बीन थिंकिंग अबाउट इट लेटली। अब यहाँ पे क्या है, he hasn't decided on a career yet, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है अपने करियर के ऊपर yet, अभी तक ये काम अभी तक जारी रहा, यानी फैसला न करने का जो काम है ये अभी तक जारी है, ठीक है। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, ठीक है, has been thinking। After she had been playing the tennis for 10 years, she joined a squash team। अब यहाँ पे क्या है, यानी 10 साल तक टेनिस खेलने के बाद उन्होंने स्क्वाश ज्वाइन किया, तो 10 साल पहले उन्होंने टेनिस खेलना स्टार्ट किया था, 10 साल बाद उन्होंने टेनिस खेलना छोड़ दिया, अब स्क्वाश ज्वाइन किया,
ठीक है। तो आपने हैड बीन का इस्तेमाल करना है क्योंकि एक काम पहले शुरू हो चुका था, वो पास्ट में खत्म भी हो चुका, ठीक है। अभी ये काम जारी नहीं है, ये जो टेनिस खेलना है, अभी स्क्वाश टीम ज्वाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड ब्रेकेट्स। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करने हैं और यहाँ पे आपको वर्ब दी है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर आपको वर्ब दी है, इसका सही फॉर्म आपने लगाना है। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाना है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाना है इस वर्ब का, ठीक है। तो ये हम डिटेल से समझ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस पर आपने खुद प्रैक्टिस करना है, मैंने आपके लिए की है, आप इनसे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अ सूटेबल वर्ड और एक्सप्रेशन। आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं इन अल्फाज की मदद से, ठीक है। आवर टीवी हैजंट बीन वर्किंग सिंस लास्ट वीक। सिंस और फॉर इन दोनों को हम डिटेल से क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं। सिंस को हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, यानी कब से शुरू हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा टीवी कब से काम नहीं कर रहा, लास्ट वीक से, ठीक है। द हांस इनवाइटेड अस टू डिनर ऑल्दो वी हैड ओनली मेट द वीक बिफोर। हम एक हफ्ते पहले मिले और उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया। दे विल हैव फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस बाय टुमारो, यानी वो कल पेंटिंग खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। वी हैड बीन राइटिंग फॉर नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग। फॉर नियरली एन आवर, यानी फॉर को हम मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितने टाइम से हम लिख रहे थे, फॉर नियरली एन आवर, तकरीबन 1 घंटे से। दे हैव इंटरव्यूड 3 सस्पेक्ट्स सो फार। सो फार का मतलब अभी तक, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास है, करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, कि सेंटेंसेस के अंदर जो एरर होते हैं उनको आपने किस तरह से करेक्ट करना है, ठीक है। सेंटेंसेस आपको दी होती है, यानी 4 ऑप्शंस आपको दी होती हैं और वहां पे एरर्स मौजूद होते हैं। उनमें एक ऑप्शन इस तरह होता है कि उनमें एरर मौजूद नहीं होता, आपने उसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, ठीक है। जमीला हैज लॉस्ट वेट, शी हैड बीन डाइटिंग फॉर मंथ्स नाउ। अब यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, हैड बीन को यहाँ से हटाना है, हैज बीन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जमीला हैज लॉस्ट वेट, जमीला ने वेट कम किया है। शी हैड बीन डाइटिंग फॉर मंथ्स नाउ, वो डाइटिंग कर रही है नाउ अभी तक, यानी डाइटिंग पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, अभी तक वो डाइटिंग कर रही है, ठीक है। तो जो काम प्रेजेंट तक जारी रहेगा वहां पे हम हैज बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल हम नहीं करते। एवरीथिंग वाज व्हाइट when we woke up because it has been snowing all night। अब यहाँ पे क्या है, everything was white when we woke up, हर चीज सफेद थी जब हम उठे। because it has been snowing all night, it had been snowing all night, क्योंकि बर्फ जो थी वो रात को शुरू हुई थी और सुबह यानी सुबह जब हम उठे, जब हर चीज सफेद थी, तब बर्फ नहीं हो रही थी, बर्फ सुबह से पहले रुक गई थी। नीचे 3 मैंने आपके लिए की है, आप खुद इन पर प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जहन में रख के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें यूनिट नंबर 3 और 4 हमने कवर किए। इंतहाई लंबे थे, इंतहाई इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास और क्लास के टाइप्स पढ़े एंड देन हमने 2 टेंसेस सीखे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 और 6 को कवर करेंगे और इसके साथ हम रिव्यू को भी पढ़ेंगे।